वेडनेसडे सीरीज के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जेरिको शहर के सभी लोग मेयर के फ्यूनरल पर इकट्ठा होते हैं। बारिश हो रही होती है। वेडनेसडे को फ्यूनरल में जाना पसंद है। वेडनेसडे फ्यूनरल में सतर्क होकर चारों तरफ नजर रखे हुए खड़ी होती है और खुद से ही कह रही होती है कि कातिल यही है, मासूम बने हुए है, अपनी अगली चाल सोच रहा है और मुझ पर भी नजर रख रहा है। मैं सच के करीब आ गई हूँ। पहेली के सारे टुकड़े मेरे सामने हैं, बस उन्हें सही जगह बिठाना है। और ये सब सोचते हुए जेवियर, प्रिंसिपल लैरिसा, टाइलर, बॉटनी टीचर, मेयर का बेटा, साइकाइट्रिस्ट, शेरिफ, बियंका, एनिड सभी लोग दुखी होते हुए दिखाए जाते हैं। वेडनेसडे खुद से ही कहती है, उसने मुझे हर बार अपनी चाल से हराया है, पर आखिरी मुकाबला अभी बाकी है। तभी वह दूर खड़े हुए एक शख्स को पेड़ की आड़ में छुपे हुए देखती है। वेडनेसडे उसका पीछा करते हुए भागती है। दूर जंगल में जाकर वह शख्स गायब हो जाता है। वेडनेसडे खड़ी होकर सोच रही होती है कि वह आदमी कहाँ गया। तभी पीछे पेड़ के ऊपर से एक आदमी कूदता है। वेडनेसडे तेजी से अपनी तलवार निकालकर उसकी तरफ वार करती है, पर वह आदमी करंट लगाकर वेडनेसडे की तलवार नीचे गिराते हुए कहता है कि अब भी उतनी ही चौकस हो मेरी शातिर शिष्य। वेडनेसडे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह खुशी से कहती है, अंकल फेस्टर। फेस्टर वेडनेसडे के पिता के सगे भाई हैं। अंकल फेस्टर और वेडनेसडे की आपस में बहुत बनती थी। वह दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। अंकल फेस्टर एडम्स फैमिली पर लगे एक धब्बे के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि अंकल फेस्टर क्रिमिनल एक्टिविटीज और डकैती में लुप्त रहते हैं। इस समय भी उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। अंकल फेस्टर बताते हैं कि वैसे तो वे बोस्टन शहर जा रहे थे, मगर गोमेज ने उन्हें नेवरमोर एकेडमी में हो रही घटनाओं के बारे में बताया, जिसकी वजह से वो वेडनेसडे से मिलने आ गए। वेडनेसडे अंकल फेस्टर को यूजीन के क्लब लेकर के जाती है। वेडनेसडे अंकल फेस्टर को बताती है कि यूजीन बीज को अपना बच्चा मानता है, इसीलिए आप उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएं। अंकल फेस्टर वेडनेसडे से उस राक्षस के बारे में पूछते हैं। वेडनेसडे अंकल फेस्टर को जेवियर की बनाई हुई राक्षस की पेंटिंग दिखाती है, जिसे देखकर अंकल फेस्टर कहते हैं कि इसे हाइड कहते हैं। वेडनेसडे अंकल फेस्टर से पूछती है कि क्या लाइब्रेरी में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें हाइड के बारे में लिखा हो। तभी अंकल फेस्टर कहते हैं कि लगता है तुमने निथेनियल फॉकनर की डायरी अभी तक नहीं पढ़ी। निथेनियल फॉकनर नेवरमोर एकेडमी के फाउंडर थे। अंकल फेस्टर बताते हैं कि नेवरमोर एकेडमी के खुलने से पहले निथेनियल ने आउटकास्ट लोगों की एक सूची बनाई थी। नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में एक छोटी सी तिजोरी थी, उसमें ही अंकल फेस्टर को वह डायरी मिली थी। वेडनेसडे अंकल फेस्टर से कहती है कि हम आज रात नाइट शेड्स के क्लब जाएंगे। जाने से पहले वेडनेसडे अंकल फेस्टर से कहती है कि यदि आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपके ऊपर मिलने वाले इनाम को मैं अपने नाम करवा लूंगी। अंकल फेस्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा हक बनता है। वेडनेसडे अपना नोवेल लिखते हुए सोचती है कि मेरी नोवेल मेरी जिंदगी की आशा है। गेट्स के बंगले ने मेरे सामने कई सवाल खड़े किए हैं। यदि लॉरेल गेट्स 20 साल पहले मर गई थी तो उसके कमरे में आखिर कौन सो रहा था? उसके पास मेरी तस्वीर क्यों है? और उसका उस हाइड राक्षस से आखिर क्या लेना देना है? और वह जो भी कोई है वो इस राज की खातिर किसी को भी मार सकता है। गूडी एडम्स ने कहा था कि इस सच की खोज में मैं अकेले ही रह जाऊंगी। रात में वेडनेसडे अकेले चुपचाप नाइट शेड्स क्लब जाती है और वहाँ पर अंकल फेस्टर को ढूंढती है। तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जेवियर कहता है कि वह तो नाइट शेड्स क्लब का मेंबर है। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेडनेसडे कहती है कि उसे यहाँ पर राक्षस पर रिसर्च करनी है। तभी जेवियर कहता है कि मैं यहाँ पर रखी सारी बुक्स ढूंढ चुका हूँ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वेडनेसडे जेवियर पर शक करने के अंदाज में कहती है कि तुम्हारे होते हुए यहाँ पर कुछ मिल भी कैसे सकता है। जेवियर वेडनेसडे से कहता है कि तुम्हें असली दोस्तों की पहचान नहीं है। मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ हूँ और बदले में मुझे तुमसे क्या मिला? ये शक और ये झूठ। इस पर वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि ऐसा कैसे होता है कि हर बार जहाँ पर राक्षस होता है वहाँ पर तुम होते हो। तुम राक्षस की ड्राइंग भी बना लेते हो, वो भी बिना देखे। जब टाइलर पर हमला हुआ तब तुम वहाँ पर थे। जेवियर वेडनेसडे से कहता है कि अगर मैं ही राक्षस हूँ तो अब तक मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? तभी वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि हो सकता है किसी वजह से तुम मुझे पसंद करते हो। तभी जेवियर वेडनेसडे से कहता है कि तुम्हें पसंद करने वाला है ही क्या, और वहाँ से चला जाता है। जेवियर के जाते ही फेस्टर वहाँ आ जाता है। जैसे सभी एडम्स फैमिली के सदस्यों के पास कोई ना कोई पावर है, वैसे ही अंकल फेस्टर के पास भी कभी भी गायब हो जाने की और अचानक से प्रकट हो जाने की पावर है। जेवियर के जाते ही अंकल फेस्टर लाइब्रेरी में प्रकट हो जाते हैं और वेडनेसडे को वह तिजोरी दिखाता है। थिंक की मदद से वेडनेसडे उस तिजोरी को खोलकर उसमें से डायरी निकाल लेती है। वेडनेसडे उस डायरी को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अंकल फेस्टर और वेडनेसडे उस डायरी में हाइड राक्षस के बारे में पढ़ते हैं कि हाइड गुस्सैल और होशियार होते हैं। हाइड राक्षस एक साधारण इंसान ही होता है और वो तब तक इंसान रहता है जब तक उसके अंदर के राक्षस को
किसी रासायनिक केमिकल या हिप्नोसिस की प्रक्रिया की मदद से जगाया ना गया हो। और जैसे ही हाइड जागृत हो जाता है वैसे ही वह अपनी मास्टर से जुड़ जाता है और अपने मास्टर की हर आज्ञा का पालन करता है। वो अपने मास्टर की हर चाल में एक हथियार की तरह यूज होता है। अंकल फेस्टर कहते हैं कि कोई अव्वल दर्जे का दरिंदा ही किसी हाइड को जागृत कर सकता है। तभी वेडनेसडे कहती है कि यानी इन घटनाओं के पीछे एक नहीं 2 लोग हैं, एक राक्षस और दूसरा उसका मालिक। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और बॉटनी टीचर अंदर आती है। बॉटनी टीचर वेडनेसडे से कहती है कि एनिड बाकी के स्कूल टर्म्स में यूको के रूम में ही रहना चाहती है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। दरअसल बॉटनी टीचर दोनों में सुलह करवाना चाहती हैं, पर वेडनेसडे रूखे अंदाज में कहती है कि उसे अकेले ही रहना पसंद है। हालांकि ये कहते हुए वेडनेसडे की आंखों में साफ झलक रहा था कि उसे एनिड से लगाव है। बॉटनी टीचर निराश होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ेवियर अपनी ड्राइंग वाली कॉटेज के सामने किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। वह किसी से कह रहा होता है कि ठीक है, मैं 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। कि तभी ज़ेवियर के सामने वेडनेसडे आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। ज़ेवियर कहता है कि तुम कौन होती हो ये पूछने वाली, और ये कहकर वे वहां से चला जाता है। अंकल फेस्टर ने ज़ेवियर की साइकिल के पीछे ट्रैकर लगा दिया था और वेडनेसडे और अंकल फेस्टर अपने अजीबो गरीब स्कूटर पर ज़ेवियर का पीछा करते हैं। वेडनेसडे पेड़ के पीछे से दूरबीन से देखती है कि ज़ेवियर साइकाइट्रिस्ट से मिलता है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वेडनेसडे को यकीन हो जाता है कि ज़ेवियर ही हाइड है और वह इस बारे में बात करने के लिए प्रिंसिपल लैरिसा से मिलने जाती है, जहां पर उसे पहले से ही मौजूद साइकाइट्रिस्ट वहां पर मिलती है। बातों ही बातों में वेडनेसडे इस बात का पता लगा लेती है कि साइकाइट्रिस्ट को हिप्नोसिस की जानकारी है, और इस बात से वेडनेसडे का यकीन इस बात पर और बढ़ जाता है कि ज़ेवियर एक हाइड है और साइकाइट्रिस्ट उसकी मास्टर है, क्योंकि हाइड को जगाने के लिए हिप्नोसिस की मदद चाहिए होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अंकल फेस्टर और वेडनेसडे टाइलर की कॉफी शॉप में बैठकर हाइड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर टाइलर आ जाता है। वेडनेसडे टाइलर को अंकल फेस्टर से मिलवाती है और टाइलर को हाइड की तस्वीर दिखाती है, जिस पर टाइलर वेडनेसडे को बताता है कि उस रात जिस राक्षस ने टाइलर पर हमला किया था वह ठीक हाइड जैसा ही दिखता था। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है। शेरिफ के अंदर आते ही अंकल फेस्टर एकदम से गायब हो जाते हैं। शेरिफ टाइलर को एक पोस्टर देते हुए बोलता है कि यह पोस्टर हर जगह लगाना है। ये आदमी एक बैंक रॉबर है और बहुत बड़ा कमीना है। क्या तुमने इसे कभी कहीं देखा है? असल में उस पोस्टर में और कोई नहीं बल्कि अंकल फेस्टर ही थे। टाइलर अंकल फेस्टर को जानते हुए भी मना कर देता है और वेडनेसडे उसका शुक्रिया अदा करती है। टाइलर वेडनेसडे को डेट पर जाने के लिए पूछता है। पहले तो वेडनेसडे बहाने बनाती है, पर बाद में टाइलर की बात मान जाती है। टाइलर उसे रात में 9 बजे क्रैकस्टोन की गुफा में मिलने के लिए बुलाता है। वेडनेसडे थिंक से डायरी की रखवाली करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वह चली जाती है। वेडनेसडे टाइलर को क्लियर कर देती है कि वो केवल ये कर्ज चुकाने आई है, क्योंकि उसकी वजह से टाइलर की जान खतरे में पड़ गई थी। टाइलर उसे गुलाब का फूल देकर वेलकम करता है और उसकी आंखें बंद करके उसे गुफा के अंदर ले जाता है। टाइलर ने गुफा को बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था और वेडनेसडे की पसंद का ख्याल रखते हुए गुफा में एक हॉरर मूवी का इंतजाम किया था। और गुफा से थोड़ी दूर ही शेरिफ फेस्टर को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर उसे फेस्टर की बाइक मिल जाती है। शेरिफ कहता है कि फेस्टर दूर नहीं है, वह आसपास ही कहीं होगा, उसे ढूंढो। इधर मूवी खत्म होने के बाद टाइलर वेडनेसडे से कहता है कि मैं तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा चाहता हूँ। वेडनेसडे कहती है कि मैं दोस्त से बढ़कर तो क्या बल्कि दोस्त बनने के लायक भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी और हमेशा अपने बारे में ही सोचूंगी। टाइलर कहता है कि तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वेडनेसडे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो भी टाइलर को चाहने लगी हो। टाइलर वेडनेसडे को किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में ही शेरिफ वहां पर आ जाते हैं। वो टाइलर और वेडनेसडे को एक साथ देखकर पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। वेडनेसडे कमरे में पहुंचकर देखती है कि कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है और थिंक को किसी ने चाकू मारकर दीवार में टांगा हुआ है। वेडनेसडे थिंक को लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है। अंकल फेस्टर बिजली के झटके देकर थिंक को होश में लाने की कोशिश करते हैं। वेडनेसडे अंकल फेस्टर से थोड़ी और कोशिश करने के लिए कहती है और वो थिंक से बात करने लगती है कि तभी इस थिंक को होश आ जाता है। वेडनेसडे थिंक से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। थिंक बताता है कि उस पर किसी ने पीछे से चाकू मारा था, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाया। वेडनेसडे कसम खाती है कि जिसने भी थिंक का ये हाल किया वह उसे नहीं छोड़ेगी। वेडनेसडे अंकल फेस्टर को बताती है कि शेरिफ उसे ढूंढ रहा है और उसे जल्दी यहाँ से निकल जाना
करना चाहिए। नेवरमोर एकेडमी में जाने के बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल को सारी बात बताती है। वो कहती है कि उसके कमरे में नैथानिएल फॉकनर की डायरी पड़ी थी जो कि किसी ने चुरा ली। प्रिंसिपल चौंकते हुए कहती हैं कि वो तो नाइटशेड्स क्लब के लॉकर में रखी हुई थी। वेडनेसडे प्रिंसिपल लैरिसा से पूछती है कि अगर आप उस डायरी के बारे में जानती थी तो आप ये भी जानती होंगी कि जो राक्षस सबका कत्ल कर रहा है वो एक हाइड है। प्रिंसिपल बॉटनी टीचर को जाने के लिए कहती है। फिर प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेसडे को बताती है कि फॉकनर ने हाइड पर सबसे ज्यादा रिसर्च की हुई थी। वो इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि हाइड अंधाधुंध खून करते हैं या फिर पूरे होशो आवाज में, और इस बात के नतीजे पर पहुंचने से पहले ही वो एक हाइड के हाथों मारे गए। उनके फॉलोवर्स ने उनकी रिसर्च को जारी रखना चाहा पर हाइड कुछ ज्यादा ही हिंसक निकले। 3 साल पहले नेवरमोर से हाइड को बैन कर दिया गया। वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि अगर आपको हाइड के बारे में पहले से पता था तो आपने शेरिफ को क्यों नहीं बताया। प्रिंसिपल वेडनेसडे से कहती है कि उन्होंने ये सब नेवरमोर एकेडमी को बचाने के लिए किया। अगर शेरिफ को हाइड के बारे में पता चल जाता तो वो एकेडमी को बंद करवा देते। प्रिंसिपल वेडनेसडे से कहती है कि अगर तुम्हें किसी पर भी हाइड होने का शक है तो तुम तुरंत ही मुझे बता सकती हो, और वेडनेसडे कुछ भी बताने से मना कर देती है। प्रिंसिपल लैरिसा कहती है कि मैं नेवरमोर एकेडमी की फैमिली को बचा रही हूँ जिसमें तुम भी शामिल हो। अगले दिन बियंका वेडनेसडे से कहती है कि उसे मेयर के खून के बारे में कुछ पता चला है। बियंका वेडनेसडे को ल्यूकस से मिलवाने लेकर जाती है। ल्यूकस वेडनेसडे को बताता है कि उसने अपने पिता के लैपटॉप से कुछ पेपर निकाले हैं। आउटरीच डे के बाद से ही उसके पिता लॉरेल गेट्स नामक एक महिला को ट्रैक कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक लॉरेल गेट्स पहले कहीं डूबकर मर चुकी है पर उन्हें आज तक भी उसकी बॉडी नहीं मिली। वेडनेसडे उन पेपर को देखती है। उन पेपर्स में लिखा होता है कि गेट्स का बंगला 1 साल पहले 90 साल की किसी बूढ़ी औरत ने खरीदा था। अचानक किसी कारण से उसकी मौत हो गई और वह अपनी जायदाद अपनी नर्स के नाम कर गई। उसकी नर्स का नाम था टेरेसा एल्ग्लो। इस नाम के अक्षरों को अगर हम थोड़ा इधर उधर घुमाएं तो लॉरेल गेट्स इस नाम से निकलता है, और वेडनेसडे पहचान लेती है कि टेरेसा एल्ग्लो जो नर्स थी वही लॉरेल गेट्स। बियंका वेडनेसडे से पूछती है कि क्या लॉरेल गेट्स ने ही अपना नाम बदलकर अपना बंगला खरीदा और वो जेरिको शहर में क्या करने आई है। वेडनेसडे बताती है कि वह उन सब से बदला लेने आई है जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसमें शामिल है मेयर, फॉरेंसिक डॉक्टर, वेडनेसडे की फैमिली और पूरी नेवरमोर एकेडमी। बियंका कहती है कि पर इसमें राक्षस कैसे फिट होता है। वेडनेसडे बताती है कि इस राक्षस को हाइड कहते हैं और ये राक्षस लॉरेल के इशारों पर काम करता है। इसके बाद वेडनेसडे साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और उसे वो बॉक्स देती है जो उसे बंगले में मिला था। वो आज साइकाइट्रिस्ट से कुछ उगलवाना चाहती है। वो साइकाइट्रिस्ट पर इल्जाम लगाती है कि आप ही लॉरेल गेट्स और आप अपना बदला लेने जेरिको शहर आई हैं और मेयर को आपके बारे में पता चल गया था, इसीलिए आपने उन्हें मार डाला। वेडनेसडे कहती है कि जब आप यूजीन से मिलने आई थी तब आपके हाथ में वही फूल थे जो मुझे गेट्स के बंगले में मिले थे। साइकाइट्रिस्ट वेडनेसडे के सभी आरोपों को झुठला देती है और वेडनेसडे से कहती है कि उसे अब अपनी पेशेंट से मिलने जाना है। वेडनेसडे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप जेवियर से मिलने जा रही हैं और आप कार में छुपकर उसका सेशन लेती हैं। आपने ही उसके अंदर का हाइड जागृत किया है। ये कहकर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। साइकाइट्रिस्ट प्रिंसिपल को वेडनेसडे के बारे में सारी बात बता देती है कि तभी साइकाइट्रिस्ट के गेट पर कोई आता है और जैसे ही वो गेट खोलती है उस पर हाइड राक्षस हमला कर देता है। साइकाइट्रिस्ट की चीखें प्रिंसिपल लैरिसा को फोन पर सुनाई देती हैं। अस्पताल में प्रिंसिपल लैरिसा और वेडनेसडे बैठे होते हैं। तभी शेरिफ आकर बताते हैं कि वो नहीं बच पाई। अब डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट की मौत हो गई है। वेडनेसडे गुस्से से कहती है कि अब बहुत हो गया और अस्पताल से गुस्से में जेवियर के कॉटेज जाती है। जैसे ही जेवियर अपने आर्ट रूम में जाता है वेडनेसडे को वहाँ पर देखता है। वेडनेसडे सीधा जेवियर पर आरोपों की लड़ी लगा देती है। वो उसे वो चाकू देते हुए कहती है कि ये लो, ये चाकू थिंग में घुसा रह गया था। इस पर जेवियर कहता है कि वो वेडनेसडे के कमरे में नहीं गया, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि उसे उसकी एक पेंटिंग बहुत पसंद आई और जैसे ही वो पेंटिंग से पर्दा हटाती है वो पेंटिंग साइकाइट्रिस्ट की होती है जिसके चेहरे पर पंजों के निशान बने होते हैं। फिर वो जेवियर से पूछती है कि यहाँ रोवन का इनहेलर क्या कर रहा है और यूजीन का चश्मा क्या कर रहा है। और तो और वेडनेसडे की छिपकर ली गई फोटो और साइकाइट्रिस्ट के नेकलेस, ये सभी सामान जेवियर की कॉटेज में वेडनेसडे को मिलते हैं, जिन्हें देखकर जेवियर खुद घबरा जाता है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। इससे पहले कि वह अपनी सफाई में कुछ कह पाता, शेरिफ पुलिस के साथ अंदर आ जाता है और जेवियर को गिरफ्तार कर लेता है। जेवियर पुलिस और वेडनेसडे से बार बार कहता है कि मुझे फंसाया गया है। जैसे ही वेडनेसडे अपने कमरे में पहुंचती है वहां उसे एनिड मिलती है। एनिड वापस उसके कमरे में लौट आई है और वो वेडनेसडे से कहती है कि जब वो यहाँ पर नहीं थी तो थिंग को किसी ने चाकू मार दिया था, इसीलिए तुम दोनों की देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। और फिर से रूम को सेपरेट करने के लिए एक टेप निकालती है पर वेडनेसडे उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। एनिड वेडनेसडे से कहती है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो है। एनिड वेडनेसडे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। दोनों
में फिर से दोस्ती हो जाती है। एनिड वेडनेसडे से टाइलर के बारे में पूछती है और बताती है कि थिंग ने उसे टाइलर और वेडनेसडे की डेट के बारे में बताया, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि कोई टाइलर और उसकी डेट के बीच में आ गया था। इस पर एनिड कहती है कि सुना है आजकल टाइलर लेट शिफ्ट कर रहा है। ये सुनकर वेडनेसडे टाइलर से मिलने जाती है। टाइलर वेडनेसडे को देखकर पूछता है कि क्या तुम दोस्त से ज्यादा यानी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? तो वेडनेसडे खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में साफ साफ यस दिखाई दे रहा होता है, जिस पर टाइलर खुश हो जाता है और वेडनेसडे को किस करता है। टाइलर के किस करते ही वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें राक्षस साइकाइट्रिस्ट को मार रहा होता है और फिर देखते ही देखते हाइड टाइलर में बदल जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे के होश उड़ जाते हैं। वो एकदम से घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। वेडनेसडे मन ही मन सोच रही होती है कि जाहिर है जिस लड़के को मैं पसंद करूंगी वो एक खूनी दरिंदा ही होगा, क्योंकि मेरे बिहेव के अकॉर्डिंग शायद यही मेरी पसंद है। और वेडनेसडे के भागने पर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस सीरीज के सारे एपिसोड हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन्हें कभी भी देखकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक यू।